दोस्तों आज जो भी ये वीडियो देखने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या एफडी करने की सोच रहे हैं या आपकी ऑलरेडी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में आपको ये 6 नियम ज़रूर जान लेने चाहिए। इन 6 नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अगर ये नियम आप नहीं जानते तो आपको एक भारी नुकसान हो सकता है। बैंक रिलेटेड 6 ऐसे नियम, 6 ऐसे रूल जो आप फिक्स डिपॉजिट करते वक्त ध्यान जरूर रखें। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं ऐसे 6 रूल के बारे में जो आप फिक्स डिपॉजिट अगर किसी बैंक के अंदर करवाते हैं तो आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला जो रूल है वो है इनकम टैक्स रिलेटेड रूल। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी पैसों पर नजर रखता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहली नजर रहती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी बैंक के अंदर तो बैंक जो है वो सीधे सीधे रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। ये जो लिमिट है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर आती है, यानी अगर आप 10 लाख से ज्यादा पूरे साल के अंदर अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी एक बैंक के अंदर तो वो जो बैंक है वो सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये लिमिट जो है पूरे साल के अंदर दी गई है और एक बैंक पर बैंक यानी ईच बैंक को लेकर दी गई है। अगर आप अलग अलग बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 10 लाख से अंदर की फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके पैन कार्ड से आपको ट्रैक करता रहता है। आप ये सभी डिटेल जो है वो एआईएस के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट पोर्टल पर एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो दिया गया है सभी टैक्स पेयर के लिए, आप उसमें जाकर एसएफटी यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन सभी देख सकते हैं। ये सभी एसएफटी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थे पहले 26A के अंदर भी रिफ्लेक्ट किए जाते थे, लेकिन फॉर्म जो है वो अब चेंज कर दिया गया। एसएफटी 2324 से जो है फॉर्म चेंज कर दिया गया जिसके अंदर अब सिर्फ 26A के अंदर सिर्फ टीडीएस रिलेटेड ही डिटेल्स दिखाई देगी। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल जो है वो आपको एआईएस के अंदर जाके चेक करना होगा। अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट की तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं करेगा। आप जाकर 26A भी चेक कर सकते हैं अपना टीडीएस जो एंट्री आपके टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जिसके अंदर आप 26A के अंदर टीडीएस चेक कर सकते हैं। अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उस टीडीएस को जो आप रिफंड के रूप में क्लेम कर पाएंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करते हैं। अगर आपने अपने अनमैरिड चाइल्ड या फिर आप अपने स्पाउस यानी वाइफ के नाम पर अगर इनकम ट्रांसफर करी है, उनके नाम से बैंक में अगर अकाउंट खुलवाया है और फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में जो भी इनकम आ रही है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो उनके इनकम में ऐड नहीं होगी बल्कि आपकी इनकम में ऐड होगा। क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। इनकम आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी असेट अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में वो आपकी इनकम मानी जाती है, ना कि आपकी वाइफ की या फिर अनमैरिड चाइल्ड की मानी जाती है। तो दोस्तों इन सभी बातों का, इनकम टैक्स रिलेटेड इन सभी रूल्स का आपको ध्यान होना जरूरी है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सेकंड रूल पे जो है टीडीएस रिलेटेड रूल। तो टीडीएस कब आपका डिडक्ट होता है? अगर आप एक जनरल टैक्स पेयर हैं, आपकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में 10% आपका टीडीएस रेट के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। अगर जो लिमिट है इंटरेस्ट अमाउंट की, जो ब्याज की लिमिट है 40,000 से ज्यादा का पूरे साल के अंदर अगर आपको ब्याज दिया जाता है तो उस केस में 40,000 से ज्यादा अगर क्रॉस हो जाता है तो 10% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। यही लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 नहीं बल्कि 50,000 रखी गई है, जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा का अगर आपका ब्याज होता है तो आपका टीडीएस से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने बैंक के अंदर अपना पैन कार्ड नहीं दिया है तो उस केस में 20% की रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। कि इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम है तो आपको कई बार भारी नुकसान भी देखने को मिलता है। आपको इंतजार करना पड़ता है पूरे साल का जब आप अपना टीडीएस जो वो रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको भरना पड़ जाता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी बेनिफिट जो आपको नहीं मिलता, जो रिटर्न आपको मिलता है वो कम इंटरेस्ट का आपको दिया जाता है। ओवरऑल इंटरेस्ट की बात करें, ओवरऑल मैच्योरिटी की बात करें तो जो टीडीएस है वो आपका डिडक्ट जब किया जाता है तो आपको कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाता। जब पैसा रिफंड आपको आता है तभी भी कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता है। यानी
ओवरऑल जो मेच्योरिटी पर आपको जो पैसा दिया जा रहा है, अगर आपका टीडीएस कट गया है, आपकी स्लैब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो जो भी रिटर्न आपका आ रहा है ओवरऑल वो कम आता है। कई बार तो आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 26A के लिए चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा आपका टीडीएस गलत तरीके से डिडक्ट ना हो जाए या फिर आपकी कोई भूल के वजह से टीडीएस डिडक्ट ना हो, जिस वजह से आपको टीडीएस रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे रूल पे। तो टीडीएस आपका ना कटे उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। हमने सेकंड रूल में आपको बताया था कि आपकी अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम है, अगर तभी भी आपका बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेती है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो हमारा जो तीसरा रूल है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। अगर आपकी बेसिक यानी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख होती है किसी भी इंडिविजुअल की, अगर उससे आपकी इनकम कम है और आपका जो ब्याज है 40,000 या 50,000 से ज्यादा भी क्यों ना है, तो बैंक जो है आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी। पर सवाल यह आता है कि बैंक को कौन बताएगा कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से कम है। तो हर साल जो है आपको जब भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या फिर अप्रैल के महीने में आपको फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जो वो जमा करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फॉर्म 15G इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपका जो टीडीएस है वो 50,000 या 40,000 से ज्यादा है पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो बैंक जो वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। फॉर्म 15G उन इंडिविजुअल्स के लिए, उन जनरल टैक्स पेयर के लिए जिनकी एज 60 साल से कम है, और फॉर्म 15H जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए, जिसके अंदर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। अगर आप जब भी अगर एफडी करवाते हैं तब ये जमा कर दे फॉर्म 15G/H, या हर साल आपको अप्रैल के महीने में ही जमा कर दें, क्योंकि अगर आप मिड ऑफ द ईयर में करते हैं या ईयर एंड में करते हैं तो ऑलरेडी आपका जो बैंक है क्वार्टरली बेसिस पर जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ सकता है और उसको रिफंड क्लेम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अप्रैल के महीने में ही अगर फॉर्म 15G या H जमा कर देते हैं तो उस केस में बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फोर्थ रूल पे। तो फिक्स डिपॉजिट पर आपका टैक्स ना डिडक्ट हो कैसे आप सेव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज के रिलेटेड इनकम टैक्स के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज आपको मिल रहा है उसका इंटरेस्ट जो है वो आप जीरो भी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप डिडक्शन रिबेट क्लेम कर पाएंगे सेक्शन 80TT-B के अंदर, चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो, ये सभी मिलाकर 50,000 की लिमिट रखी गई है। तो 50,000 तक पूरे साल के अंदर अगर आपको ब्याज मिलता है, 60 साल से ज्यादा की आपकी एज है, तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा आपका ब्याज होता है और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख या 5 लाख से कम है, यानी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है उनके लिए 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी 80 साल से ज्यादा की एज है उनके लिए 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन है। जिससे कम अगर आपकी इनकम है तो उस केस में अगर 50,000 से ज्यादा का पूरे साल के अंदर ब्याज दिया जा रहा है फिक्स डिपॉजिट पर तो भी कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन बैंक को आपको फॉर्म 15H जो है वो डिक्लेयर करना होगा, सबमिट करना होगा, जिससे बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी और आप टैक्स जो है वो बचा पाएंगे। दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए अगर कुछ करते हैं, पेरेंट्स के लिए अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उनको जो है इनकम जो है वो गिफ्ट आप कर सकते हैं। पेरेंट्स को अगर आप गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट डीड बना लेते हैं तो जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट आप अपने बैंक के अंदर पेरेंट्स के नाम की करते हैं, जो भी ब्याज उनको मिलेगा वो उनकी इनकम के अंदर, उनकी स्लैब के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, ना कि आपके अंदर, यानी वो क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आता। हम यहां पर वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर वाइफ के अंदर अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट खोल के अपना जो है पैसा डालते हैं तो उस केस में आपका क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है, वो इनकम जो होगी वो आपकी इनकम में ऐड हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स की इंडिविजुअल इनकम मानी जाती है, एंड अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में कोई भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगा। अगर आपके कोई चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर क्रॉस कर गई है और वो कोई काम या जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट डीड बनाकर आप पैसा जो है ट्रांसफर करके उनके नाम से भी फिक्स्ड डिपॉजिट आप कर सकते हैं,
उनकी भी स्लैब का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। 2.5 लाख की एडिशनल जो स्लैब है वो आपको यहां पर मिल जाती है अगर उनकी कोई अदर इनकम नहीं होती है। तो गिफ्ट करके भी आप जो है फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं और जो ब्याज है वो आप जो है अपने टैक्स कटने से बचा सकते हैं। कि जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, जो आप कैलकुलेट करते हैं वो ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करें, क्योंकि आप ATTB का जो है वो बेनिफिट है सालाना हर साल ले पाएंगे। अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हर साल जो है अपना जो फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज होगा वो आप कैलकुलेट करें और उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम दिखाएं और ATTB के तहत आप 50,000 तक जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं हर साल के लिए। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि मैच्योरिटी पर जो लम सम इंटरेस्ट मिलता है उसी को पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी बेसिस पर जो है अपना इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, जिस वजह से उन्हें हर साल का ATTB का जो है बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जो जनरल टैक्स पेयर है, जो जिनकी एज 60 साल से कम है, उनके लिए सेविंग बैंक अकाउंट पर 10,000 तक के ब्याज की छूट मिल जाती है। इसके अलावा एडिशनल इंटरेस्ट की बात करें तो 1,500 रुपए तक आप और एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप अपने चिल्ड्रन के लिए जो 18 साल से कम है, जो माइनर चिल्ड्रन है, जो अप टू 2 चिल्ड्रन तक आप 1,500 रुपए तक उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाकर बेनिफिट फायदा ले सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने 5वें रूल पर। तो कितना अमाउंट जो है वो बैंक में रखना सिक्योर है, आइए इस बारे में जानते हैं। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट है या आपका RD अकाउंट है या जो भी ब्याज इनमें से आपको मिल रहा है, कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक DICGC की तरफ से इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी 5 लाख तक आपका पैसा जो वो सिक्योर है, चाहे वो FD से हो, RD से हो, सेविंग बैंक अकाउंट से हो या फिर आपका जो ब्याज आपको मिल रहा है इन सभी अकाउंट से। कुल मिलाकर जो लिमिट है वो 5 लाख की रखी गई है पर पैन कार्ड पर हर एक बैंक के लिए, यानी हर एक बैंक के लिए आपको जो है 5 लाख की लिमिट होगी। ये जो 5 लाख की लिमिट है, जिसके अंदर अगर आप किसी कंपनी के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कंपनी के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कोई भी सिक्योरिटी जो है वो DICGC की तरफ से आपको नहीं दी जाएगी। सभी बैंकें जो सिक्योर नहीं होती है, RBI द्वारा लिस्ट निकाली जाती है सिक्योर बैंकों की, इंश्योर बैंकों की, जिसके अंदर ही आपको निवेश करना चाहिए। आप उस लिस्ट को देख लें, क्या आपकी जो बैंक है जिसके अंदर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है या करवाने की सोच रहे हैं, क्या वो RBI के अंतर्गत आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत सारी जो बैंक है वो RBI द्वारा जो है वो हटाई जा रही है, जो सिक्योर नहीं है, जिसके अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पैसा है जिसकी सिक्योरिटी आप तभी कर पाएंगे जब आप RBI द्वारा सभी बैंकों की जो लिस्ट है वो चेक कर ले एक बार, उसके बाद ही उस बैंक के अंदर अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाए। और जिस बैंक के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे 5 लाख से ज्यादा की अमाउंट का पैसा जो है उस एक बैंक में ना रखें, आप टुकड़े करके कर दें। आपके पास 15 लाख का अमाउंट है तो उस केस में आप 3 बैंक के अंदर जो है पैसा जमा करें, 5-5 लाख रुपए, ताकि इन तीनों बैंकों के अंदर ही आपको 5-5 लाख का इंश्योरेंस DICGC की तरफ से मिलता है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने आखिरी यानी 6ठे रूल पर, जो है नॉमिनेशन रूल। नॉमिनी और कोई नहीं है, एक कस्टोडियन है आपके असेट्स का या फिर आपके जो पैसे का अकाउंट का। नॉमिनी हो सकता है डिफरेंट, जो भी लीगल हायरी है और नॉमिनी है वो अलग अलग हो सकते हैं। नॉमिनी सिर्फ आपका पैसा या आपका अकाउंट या जो भी एसेट्स उसको मिल रही है वो सिर्फ रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो जो पैसा है, वो जो एसेट है वो उसके असली हकदार को दे देता है, यानी जो भी लीगल हायर है, जिसके अगेंस्ट विल बनी है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बना है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ज्यादातर जो नॉमिनी होते हैं उनको पैसा दे देती है, लेकिन अगर नॉमिनी रिफ्यूज कर देता है पैसा देने से लीगल हायरी को, तो लीगल हायरी कोर्ट में जा सकता है, उसका राइट है, एंड वो क्लेम कर सकता है विल दिखाकर, सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाकर। तो ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनेशन नहीं करवाया तो उसका क्लेम करने का जो पैसा, क्लेम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं करवाया तो जल्द से जल्द अपने अकाउंट में नॉमिनी करवा लीजिए। नॉमिनेशन आप कभी भी जो है वो चेंज करवा सकते हैं किसी भी समय। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर या फिक्स डिपॉजिट के अंदर या कहीं और पर नॉमिनेशन अभी तक नहीं करवाया तो जल्द से जल्द आप अपने बैंक जाकर नॉमिनेशन चेक करें, नॉमिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल, नॉमिनेशन ऐड जरूर कर दें। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने 6 ऐसे रूल देखे हैं जो आपको ध्यान रखना है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते बैंक के अंदर, तो आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये इन 6 रूल के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।